नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम सेमेस्टर फोर्थ का जो अकाउंटेंसी का पेपर है, यानी एबीएसटी का जो पेपर है इनकम टैक्स, उस इनकम टैक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एज यूजुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये आपका सिलेबस है, और सिलेबस जो पहले 5 यूनिट में हुआ करता था उसको 4 यूनिट में डिवाइड किया है। बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, बट अकाउंटेंसी यानी कि इनकम टैक्स का ये रूल है। रूल क्या, एक परंपरा है कि आपको दोनों ही तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी, क्योंकि इसका सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग एक्ट है, तो आपको दोनों तरीके से इसको प्रिपेयर करना होगा। और यदि आपने ईएफएम की अभी तक क्लास नहीं देखी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप उसको ज़रूर देखिए। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बात करते हैं अपन इनकम टैक्स की फर्स्ट यूनिट की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इनकम टैक्स? आयकर क्या होता है? इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड कंपनीज। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो सरकार द्वारा व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों की आय पर लगाया जाता है। इट इज चार्ज्ड एनुअली बेस्ड ऑन द टैक्स पेयर्स इनकम। यह कर वार्षिक रूप से आय के आधार पर लिया जाता है, यानी कि जो टैक्स पेयर है उसकी इनकम के अकॉर्डिंग वार्षिक तौर पे, एनुअल तौर पे उससे ये टैक्स लिया जाता है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। और गवर्नमेंट भी कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात करें तो। और ये क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि अब आपका जो पेपर है ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट में है, तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन इसी तरीके के मिलेंगे कि असेसमेंट ईयर को आप इससे मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन रेजिडेंशियल स्टेटस इन इनकम टैक्स। आयकर में निवासी की स्थिति क्या होती है? रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइंस वेदर ए पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन ग्लोबल इनकम और ओनली इंडियन इनकम। यानी निवास की स्थिति यह निर्धारित करती है कि एक व्यक्ति को वैश्विक आय पर कर देना होगा या केवल भारतीय आय पे। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार बीच में विदेश भी जाता हो और वह इंडिया में भी रहता हो, तो उसकी निवास की स्थिति यानी जो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस है, उससे आइडिया लगेगा कि उसको केवल भारत में अर्न करने वाली इनकम पे ही टैक्स देना होगा, या विदेशों से वो जो इनकम अर्न करना है उस पर भी उसको टैक्स देना होगा। ये उसका रेजिडेंशियल स्टेटस से पता चलेगा। यह व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष में भारत में बिताए गए दिनों पर निर्भर करता है, यानी इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज ए पर्सन स्टेज इन इंडिया ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। और वह व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में भारत में कितने दिन स्टे करता है, उससे उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑन ए रेजिडेंट इंडिविजुअल? निवासी व्यक्ति की कर देयता क्या होती है? ए रेजिडेंट इंडिविजुअल इज लायबल टू पे टैक्स ऑन हिज ग्लोबल इनकम इंक्लूडिंग इनकम अर्न इन इंडिया एंड अब्रॉड एज पर द एप्लीकेबल टैक्स स्लैब रेट्स। यानी एक जो निवासी व्यक्ति है या निवासी जो करदाता है को अपनी वैश्विक आय, जिसमें भारत और विदेशी दोनों आय को शामिल किया जाता है, दोनों पर टैक्स देना होगा, वो भी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, जिस भी स्लैब में वह आता हो। यानी कि यदि कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो उसको इंडिया में जो इनकम कमाई है उस पे, प्लस जो अब्रॉड में इनकम कमाई है उस पे, इन दोनों पे ही क्या देना होगा? टैक्स देना होगा एज पर टैक्स स्लैब रेट। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी टैक्स स्लैब रेट क्या चल रहा है, और एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। यानी अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स रेट नहीं है, यानी कि कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है। और 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स लगता है। 7 से 10 लाख तक 10% है। 10 से 12 लाख तक 15% है। 12 से 15 तक 20 है, और अबव 15 ये कितना है? 30% टैक्स है। तो आपको टैक्स स्लैब जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू एग्जेम्प्टेड इनकम्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई दो कर मुक्त आय बताओ। यानी कि कौन कौन सी इनकम है जिस पर टैक्स नहीं लगता है, तो इसमें एग्जेम्प्टेड इनकम बताई है, एग्रीकल्चरल इनकम और अमाउंट रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर सेक्शन 10। यानी कृषि आय पे और जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत जो धारा 10 है उसके तहत जो राशि प्राप्त होती है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट है, डिफाइन सैलरी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। यानी आयकर अधिनियम के अनुसार वेतन क्या है, यानी कि सैलरी की परिभाषा क्या है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, पेंशंस, ग्रेचुटी, कमीशंस, अलाउंसेंस, प्रिक्विज एंड एनी अदर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड
पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर। यानी वेतन में आपकी मजदूरी, पेंशन, ग्रेच्युटी, कमीशन, भत्ते, परिलाभ और नियोक्ता से कर्मचारी को जो प्राप्त हुआ है अन्य भुगतान, वो सारे शामिल होते हैं किसमें? सैलरी में है। इन सबको सैलरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्ज फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? मकान संपत्ति से आय की कराधान आधार क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज चार्ज्ड ऑन द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी owned by the assessee even if it is not rented subject to certain exceptions। यानी मकान संपत्ति से आय उस संपत्ति के वार्षिक मूल्य पर आधारित होती है जो करदाता के स्वामित्व में होती है, चाहे वह उसको किराए पे दे रखा हो या नहीं दे रखा हो। कुछ अपवाद को छोड़कर ऐसा ही कहा जाता है। यानी कि जो अपना करदाता है उसके स्वामित्व में आने वाली मकान संपत्ति से जो वार्षिक उसके मूल्य पे आधारित होती है, उस इनकम को हम क्या कहते हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है, स्टेट एनी वन कंडीशन टू बिकम एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। साधारण निवासी बनने की कोई एक शर्त बताओ। यानी कि भारत का साधारण निवासी किसको कहा जाएगा? तो एन इंडिविजुअली मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स and must have stayed at least 730 days in the last 7 years। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पिछले 10 सालों में 2 सालों तक इंडिया रहा हो और साथ ही में पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो, उसको हम भारत का साधारण निवासी कहेंगे। यानी कि 2 कंडीशन है इसमें, साथ में पिछले 10 सालों में वह 2 साल तक रहा हो और पिछले 7 सालों में 730 दिन उसने कहाँ बिताए हो? भारत में बिताए हो। वह क्या कहा जाएगा? वह साधारण निवासी कहा जाएगा, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कहा जाएगा। व्हाट इज परक्विज्ड इन सैलरी इनकम? यानी वेतन आय में परिलाभ क्या होता है? परिलाभ क्या होता है? आपकी सैलरी के अलावा जो आपको एक्स्ट्रा कुछ सुविधा वगैरह मिलती है, कुछ कंसेशन आपको मिलता है, कुछ आपको फ्री पॉकेट का कुछ मिलता है, यानी जो आपकी सैलरी में एज ए पैसे में इंक्लूड नहीं होता, नॉन कैश होता है, उसको हम परिलाभ कहते हैं। Prerequisites are non-cash benefits provided by an employer to an employee such as rent-free accommodation, कार और कंसेशनल लोन्स। यानी परिलाभ वे गैर नकद लाभ होते हैं जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए जाते हैं, जैसे कि किराया मुफ्त आवास दे दिया, कार दे दी या रियायती ऋण दे दिया। यानी कि जो आपकी सैलरी के अलावा जो आपको अदर सुविधा जो मिलती है, उन सुविधा को हम क्या बोल देते हैं? परिलाभ कहते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, मेंशन एनी वन डिडक्शन अवेलेबल फ्रॉम सैलरी इनकम। वेतन आय से उपलब्ध कोई एक कटौती बताइए। वन कॉमन डिडक्शन इज अंडर सेक्शन 16 IA। ए स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 इज अलाउड फ्रॉम सैलरी इनकम। यानी एक सामान्य कटौती जो धारा 16 के तहत होती है, जिसमें वेतन से 75,000 की मानक कटौती की क्या मिलती है? हमें डिडक्शन मिलती है, अनुमति मिलती है। पहले ये कितना हुआ करता था? 50 हुआ करता था, 50,000 हुआ करता था, अब ये 75,000 हो गया है। नेक्स्ट है, हाउ इज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी टैक्स्ड? स्व स्वामित्व वाली मकान संपत्ति पर कर कैसे लगता है या कैसे लगाया जाता है? द एनुअल वैल्यू ऑफ वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज नील। यानी एक स्व स्वामित्व वाली संपत्ति का वार्षिक मूल्य क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। हेंस नो टैक्स इज लेविड ऑन सच प्रॉपर्टी। इसलिए इस पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ से, यानी इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। और यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने पिछले 5 साल का जो पेपर है उसको स्टडी करके आपके लिए कुछ वहाँ से चुनिंदा क्वेश्चन मैं निकाल के लेके आया हूँ। और आपके लिए ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाई एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी? मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य से क्या तात्पर्य है? हाउ इट इज डिटरमाइंड अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस? इसका निर्धारण विभिन्न दशाओं में कैसे किया जाता है? व्हाट इज डिडक्शंस, व्हाट आर होना चाहिए, व्हाट इज डिडक्शंस आर अलाउड फ्रॉम एनुअल वैल्यू इन कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी?
मकान संपत्ति से कर योग्य आय के निर्धारण में वार्षिक मूल्य में से कौन सी कटौतियां स्वीकृत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाउस प्रॉपर्टी में। ये क्वेश्चन एज ए थ्योरी के तौर पे 2019 के इनकम टैक्स के पेपर में पूछा हुआ है। पीडीएसयू की ही बात कर रहा हूँ। हाउ इज रेजिडेंस ऑफ असेसीज डिटरमाइंड फॉर इनकम टैक्स पर्पज, यानी आयकर के उद्देश्य के लिए करदाताओं का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? एक्सप्लेन दी इंसिडेंस ऑफ रेजिडेंस ऑन टैक्स लाइबिलिटी, निवास स्थान का कर दायित्व पर भार समझाइए। 2024 के इनकम टैक्स बीकॉम सेकेंड ईयर का ये पेपर है। ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगली बात करें, नेक्स्ट है हाउ वुड यू डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लाई गई मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य की गणना कैसे करोगे? द वॉट एक्सटेंड interest can be allowed on loan taken for acquiring self occupied house or houses, स्वयं के रहने वाले मकान या मकानों को प्राप्त करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज किस सीमा तक कटौती के रूप में स्वीकृत हो सकता है? 2021 में आया है। 10-10 नंबर के आपसे यहाँ से लिखवाए हुए हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है हाउस प्रॉपर्टी का। और एक क्वेश्चन है, enumerate the expenses and losses which are expressly allowed and disallowed in computing taxable income from business, उन व्यय व हानियों का उल्लेख कीजिए जो व्यापार की कर योग्य आय निकालने में स्पष्टतया स्वीकृत व अस्वीकृत होते हैं। 2024 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन डिटरमाइनिंग टैक्स लाइबिलिटी, निवास की स्थिति की अवधारणा को और कर देयता निर्धारण में इसकी महत्ता को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट विद सुटेबल एग्जांपल्स, आयकर अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कर मुक्त आयों की उपयुक्त उदाहरणों के साथ सहित चर्चा कीजिए। यदि आप देखना चाहते हो ईएफएम की वीडियोज, हालांकि ईएफएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं और तकरीबन 3 यूनिट के जो बनने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल चैप्टर है वो हमने डिटेल में अपलोड कर रखे हैं। मैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जरूर इन क्लासेस को देखिए। आपके लिए ईएफएम में यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है आपका, उसमें ये आपके लिए एकदम सार्थक सिद्ध होंगे। इन क्लासों को देखने के बाद ईएफएम में आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस फील होगा। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में क्वेश्चन है, व्हाट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार और पेशे की आय क्या होती है? इट इज द इनकम अर्न्ड फ्रॉम एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर और प्रोफेशनल सर्विसेज सच एज डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर्स। यह वह आय होती है जो व्यापार, वाणिज्य, निर्माण या डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जैसे पेशेवर सेवाओं से क्या होती है? प्राप्त होती है। इसे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्टेट एनी टू एक्सपेंसेस अलाउएबल अंडर बिजनेस इनकम, व्यापारिक आय में स्वीकृत कोई दो खर्चों का उल्लेख करें। द अलाउएबल एक्सपेंसेस आर रेंट ऑफ बिजनेस परमिसेस एंड सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, यानी व्यापार स्थल का किराया और कर्मचारियों को दिया गया वेतन दो मान्य खर्चे हैं, यानी कि जिन पे इनकम टैक्स चार्ज नहीं होता। तो जो आप रेंट पे कर रहे हो अपने बिजनेस प्रीमिसेस का यानी कि जगह का, और आप अपने कर्मचारियों को जो सैलरी दे रहे हो, ये दोनों ही अलाउएबल एक्सपेंसेस हैं। व्हाट इज डेप्रिसिएशन अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार या पैसे से आय में ह्रास मूल्य क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स यूज्ड इन बिजनेस अलाउड एज एन एक्सपेंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ह्रास मूल्य वह कमी है जो व्यापार में प्रयुक्त परिसंपत्तियों के मूल्य में आती है और इसे आयकर अधिनियम के अंतर्गत खर्च के रूप में क्या दी है? मान्यता दी हुई है। अगला है डिफाइन कैपिटल गेन्स, यानी पूंजी लाभ क्या है, इसे परिभाषित करो। कैपिटल गेन्स रेफर टू द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन द सेल ऑफ ए कैपिटल एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग और शेयर्स। पूंजी लाभ वह लाभ होता है जो पूंजीगत संपत्ति जैसे जमीन, भवन, शेयर आदि की बिक्री पर हमें प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कोई मशीन 1 लाख में खरीदी थी और फिर आपने उसको 1,10,000 रुपए में बेच दी, तो ये जो 10,000 का आपको इसमें प्रॉफिट हुआ, इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम कैपिटल गेन कह देंगे। और ये दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म होता है और लॉन्ग टर्म होता है। व्हाट इज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति क्या है? ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स इज वन हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स, यानी
अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति वह होती है जिसे 36 महीने से अधिक समय तक न रखा गया हो, और 12 मंथ्स इन केस ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी। और यदि आपके पास शेयर वगैरह है, सिक्योरिटीज या प्रतिभूतियां है, तो उनके केस में ये कितने महीने होंगे? 12 महीने। यानी कि शेयर और सिक्योरिटी 12 महीने तक क्या मानी जाएगी? अगर जिसको 12 महीने से ज़्यादा नहीं रखा गया है तो वह शॉर्ट टर्म मानी जाएगी। और अगर अदर असेट्स है, उनको कितने महीने तक? अप टू 36 मंथ्स तक जो रखा गया है उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल कहेंगे। बात करें लॉन्ग टर्म, तो इनसे ज़्यादा जो होगा वो लॉन्ग टर्म कही जाएगी। यानी इट इज़ द गेन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल असेट्स हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स। यह उस पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ है। यानी व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसे 36 महीने से अधिक समय तक रखा गया हो, या फिर जो शेयर्स है उनके मामले में कितना हो जाएगा? 12 मंथ्स होगा। यानी आपने कोई शेयर रखे कितने महीने तक? 12 महीने तक रखे, फिर आपने उसको सेल किया, और सेल पे जो आपको गेन हुआ उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। और यदि अदर एसेट्स है वो आपने 36 महीने तक उसको होल्ड किया, फिर आपने उनको सेल किया, उस पे जो गेन हुआ उसको भी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। नेक्स्ट, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी अन्य स्रोतों से आय के दो उदाहरण दीजिए। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स, लॉटरी और गैम्बलिंग इनकम, यानी बचत खाते पर जो ब्याज मिला और लॉटरी या जुए से जो हमें आय हुई, उनको हम क्या कहेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहेंगे। व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लॉटरी इनकम, लॉटरी से प्राप्त आय पर किस प्रकार टैक्स लगता है? Lottery income is taxed at a flat rate of 30% without any deduction under any section। यानी लॉटरी से जो आय प्राप्त होती है वो बिना किसी कटौती के सीधे 30% की दर से उस पर क्या लगाया जाता है? टैक्स लगाया जाता है। यानी कि लॉटरी की जो इनकम है उस पर डायरेक्ट 30% क्या लग जाता है? टैक्स लग जाता है। मेंशन एनी वन डिसअलाउड एक्सपेंसेस अंडर बिजनेस इनकम, यानी व्यापारिक आय में कोई एक अमान्य यानी अनुचित खर्चा बताइए। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर आर डिसअलाउड अंडर बिजनेस इनकम, यानी स्वामी के जो बिजनेस का मालिक है उसके निजी खर्च व्यापारिक आय में क्या होते हैं? अनुचित खर्चे माने जाते हैं। यानी उनका जो निजी के लिए यानी जो ड्राइंग्स है उसको हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। व्हाट इज स्पेकुलेशन बिजनेस, यानी सट्टा व्यापार क्या होता है? Speculation business refers to transactions where the delivery of goods or shares is not actually taken or given। सट्टा व्यापार वे लेन देन होते हैं जिनमें वस्तु या शेयरों की वास्तविक डिलीवरी नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? सट्टा बाजार कहते हैं, स्पेक्यूलेशन बिजनेस कहते हैं। अब इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। व्हाट आर द इनकम्स विच आर इंक्लूड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी अन्य स्रोतों से आय शीर्षक के अंतर्गत कौन सी आय शामिल की जाती है? 2019 का क्वेश्चन है ये, इस बार के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ, इससे क्वेश्चन आने का चांसेज है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गेन्स, पूंजी लाभ से आप क्या समझते हो? एक्सप्लेन द कैपिटल गेन्स विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, उन पूंजी लाभों का वर्णन कीजिए जो आयकर से क्या है? मुक्त है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गेन्स, ये देखो कैपिटल गेन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया, बस थोड़ा सा अलग है। डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ में अंतर बताइए। विच कैपिटल गेन्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, कौन कौन से पूंजी लाभ करमुक्त होते हैं? 2024 का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन दी प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम के अंतर्गत व्यापार या पेशे से आय की गणना से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द डिडक्शंस एट एंड डिसअलाउड एक्सपेंसेस अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार या पैसे से आय के अंतर्गत कटौती योग्य और अमान्य खर्चों की चर्चा कीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखा जा सकता है। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। व्हाट इज क्लबिंग ऑफ इनकम, आय को मिलाना यानी क्लब करना। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है? Clubbing of income means including the income of another persons like spouse or minor child in the assessee's total income as per income tax provision। आय को का मिलाना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की आय, चाहे करदाता की पत्नी हो या उसका कोई नाबालिग बच्चा हो, इनकी इनकम को उस व्यक्ति की आय में को मिलाना या उसकी आय में जोड़ देना एज पर इनकम टैक्स एक्ट। यानी यहाँ पर ये करदाता है,
ठीक है, एसएससी है। इसका एक बच्चा है, वह 12 साल का ही है, मान लेते हैं। बच्चा क्या है, माइनर है, लेकिन वह पैसे कमाता है, यानी कि वह टीवी में या बॉलीवुड में काम कर रहा है और वहाँ से उसकी इनकम आ रही है। वो बच्चा क्या है, माइनर है। तो इसकी इनकम किसके ऐड हो जाएगी, करदाता के इनकम में ऐड हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम। ये एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन ही होगा। इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। नेक्स्ट, नेम एनी टू इनकम्स दैट आर क्लब्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। आयकर अधिनियम के अंतर्गत जोड़ी जाने वाली दो आयों के नाम बताओ। तो पहला हो गया इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, यानी नाबालिग बच्चे की आय। इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस, यानी पत्नी को हस्तांतरित संपत्ति से होने वाली आय। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेट ऑफ लॉसेस, यानी हानियों का समायोजन या सेट ऑफ क्या कहा जाता है या क्या होता है। सेट ऑफ लॉसेस मीन्स एडजस्टिंग द लॉसेस अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर हेड्स और द सेम हेड्स ड्यूरिंग द सेम असेसमेंट ईयर। यानी हानियों का समायोजन का अर्थ हुआ कि हानि को उसी आकलन वर्ष में किसी अन्य हेड में या अन्य शीर्ष में या उसी शीर्ष की आय से क्या कर दिया जाए, समायोजित कर दिया जाए। यानी कि देखो, हेड कितने होते हैं, 5 हेड होते हैं। तो जिस भी असेसमेंट ईयर में हम हैं, तो कोई हानि हो रही है, जैसे मान लो पहले हेड में कोई लॉस हो रहा है, तो या तो इसको पहले हेड के साथ क्या कर दे, सेट ऑफ कर दे, या बाकी जो रिमेनिंग 3 हेड 4 हेड है, उन हेड के साथ इनको क्या कर देना, सेट ऑफ कर देना, एडजस्ट कर देना। क्या कहा जाता है, सेट ऑफ लॉसेस कहा जाता है। व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड लॉ ऑफ लॉसेस, यानी हानियों को आगे ले जाना क्या होता है। कैरी फॉरवर्ड मीन्स ट्रांसफरिंग एंड अनएडजस्टेड लॉसेस ऑफ ए ईयर टू द सब्सक्वेंट ईयर्स टू सेट देम ऑफ अगेंस्ट फ्यूचर इनकम। आगे ले जाने का अर्थ होता है कि किसी वर्ष की असमायोजित हानियों को अगले वर्षों में भविष्य की आय में से क्या करना, समायोजित करने के लिए क्या कर देना, स्थानांतरित कर देना। अभी हमने कहा आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, तो उसको किसी भी हेड के साथ क्या नहीं किया, सेट ऑफ नहीं किया, जबकि उसको आगे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया कि फ्यूचर में जब इनकम होगी आने वाले ईयर में, तो उस इनकम के साथ इसको क्या कर दिया जाएगा, सेट ऑफ कर दिया जाएगा। इसको, इस लॉस को आगे ट्रांसफर करना क्या कहा जाता है, कैरी फॉरवर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू कंडीशंस ऑफ फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, यानी हानियों को आगे ले जाने की कोई 2 शर्तें बताइए। रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड विद इन ड्यू डेट। पहली बात, आय विवरण समय पर क्या किया जाना चाहिए, फाइल किया जाना चाहिए, यानी कि जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न है वह टाइम पे क्या की जाए, फाइलिंग की जाए। सेकंड, लॉस शुड बी ऑफ ए परमिशेबल टाइप अंडर द एक्ट, यानी जो हानि है वो आयकर अधिनियम के अनुसार क्या होनी चाहिए, मान्य प्रकार की होनी चाहिए, यानी कि वही होना चाहिए जो इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग होगा, वही लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। जो यहाँ प्रोविजन में नहीं आता उसका आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन आर डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अलाउड। सकल कुल आय से कटौती किस धारा के अंतर्गत दी जाती है। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम आर अलाउड अंडर चैप्टर 4 6 ए सेक्शंस 80C टू 80U, यानी सकल कुल आय से जो कटौती है वो अध्याय 6A के अंतर्गत दी जाती है और जिसकी धारा है 80C से 80U तक। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेक्शन 80C, यानी धारा 80C क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट ए के लिए। सेक्शन 80C अलाउज डिडक्शन अप टू 1.5 लाख, यानी 1,50,000 फॉर इन्वेस्टमेंट्स लाइक LIC प्रीमियम, PPF, ELSS एटसेट्रा। यानी धारा 80C के तहत LIC प्रीमियम या PPF या ELSS में आदि में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उस पर अधिकतम 1.5 लाख तक की क्या मिल जाती है, टैक्स से छूट मिल जाती है या कटौती मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाता है। तो ये किस में होता है, धारा 80C में होता है। फिर व्हाट इज असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति का आकलन क्या होता है। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल मीन्स कंप्यूटेशन of total income and tax liability of a person who is not a firm, कंपनी और HUF। व्यक्ति का आकलन वह प्रक्रिया है जिसमें ऐसे व्यक्ति की कुल आय और कर देयता की गणना की जाती है जो कि क्या नहीं है, जो कि फर्म नहीं है, कंपनी नहीं है, HUF नहीं है। यानी कि वो ना तो फर्म है, ना कंपनी है, ना HUF है, वह क्या बचा फिर, इंडिविजुअल है। तो इस इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम क्या होगी और इसका टैक्स क्या होगा, इसकी गणना करना, इसकी कैलकुलेशन करना असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल कहा जाता है। नेक्स्ट, नेम द 5 हेड्स ऑफ इनकम कंसिडर्ड व्हाइल असेसिंग एन इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति का आकलन करते समय विचार किए जाने वाले आय के 5 शीर्षों के नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका।
यानी कि मैंने अभी कहा जो इनकम है वो कितने हेड में होती है, 5 हेड में इसको रखा जाता है। पहला हेड है सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा है कैपिटल गेन और पांचवा जो इनमें कहीं नहीं आएगा वो किस में आ जाएगा, अदर सोर्सेज, यानी वेतन, मकान संपत्ति, व्यापार या पैसा, पूंजी लाभ और अन्य स्रोत। इनको हम एक साथ यहाँ देख सकते हैं। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी यानी वेतन से आए, यानी कि आपके एम्प्लॉयर से मिलने वाली आपकी सैलरी, अलाउंस, भत्ते, बोनस, पेंशन, ये सब किस में आता है, सैलरी में। जैसे आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो तो आपकी जो सैलरी है वो सैलरी हेड में आएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी किराए पर आपने कोई मकान दे रखा है तो उससे जो आपकी इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। जैसे आपने फ्लैट दे रखा है किराए पे और 10,000 रुपये पर मंथ उसका किराया आता है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आएगा। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यानी आपको बिजनेस या कोई पैसा, आपका प्रोफेशन है जैसे आपको डॉक्टर, वकील हो और या फिर आप कोई बिजनेस करते हो तो उससे जो आपकी कमाई हुई उसको इस हेड में रखा जाएगा। यानी कि एक दुकान पर साल भर में 5 लाख का मुनाफा हुआ तो ये प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड में आएगा। कैपिटल गेन यानी पूंजीगत लाभ, संपत्ति को बेचने पर जो लाभ होता है। आपने जैसे 3 लाख में कोई जमीन खरीदी और 5 लाख में बेच दी तो 2 लाख का आपको कैपिटल गेन हुआ। इसमें शेयर से इनकम, सिक्योरिटीज से इनकम, वो सब भी इसमें आता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अब जो इन चारों में कहीं नहीं आता उनको कहाँ रखा जाता है, अदर सोर्सेज में। जैसे बैंक पर ब्याज, आपको जो सेविंग अकाउंट है आपको उस पर ब्याज मिला तो बैंक ब्याज हो गया, आपने कोई लॉटरी जीत ली तो वह भी अदर सोर्स में ही आएगा। तो ये पांचों हेड है। अगला है व्हाट इज ग्रोस इनकम टोटल, यानी जीटीआई क्या है, सकल कुल आय क्या होती है। तो सारे हेड्स की इनकम को यदि हम जोड़ते हैं, उनका टोटल करते हैं तो वो जो हमारी इनकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीटीआई। यानी ग्रोस टोटल इनकम इज द टोटल इनकम कैलकुलेटेड आफ्टर कंबाइनिंग इनकम्स अंडर ऑल 5 हेड्स बिफोर अलाउिंग डिडक्शंस। यानी सकल कुल आय वह आय होती है जो पांचों शीर्षों की कुल आय को जोड़ने के बाद और किसी भी कटौती करने से पहले जो इनकम होती है हमारी उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस टोटल इनकम कहते हैं। इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिलेटिंग टू द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाने से संबंधित आयकर अधिनियम के क्या प्रावधान है, वर्णन कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 3। ध्यान रखिएगा, थ्योरी में ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नज़र में। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाई ग्रोस टोटल इनकम, सकल कुल आय से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम द ग्रोस टोटल इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। सकल कुल आय में से विभिन्न आयों के संबंध में दी जाने वाली कटौतियों को समझाइए। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन दी सर्कमस्टेंस अंडर which the income of other persons are include in the total income of an एसएससी, यानी उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसमें करदाता की आय में अन्य व्यक्तियों की आय जोड़ दी जाती है। यानी कि आपसे पूछ रहा है, क्लबिंग ऑफ इनकम की बात कर रहा है तो इसमें वो कंडीशंस पूछ रहा है, वो सर्कमस्टेंस पूछ रहा है जब ऐसा किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पिछले 5 साल में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। एक्सप्लेन वेरियस डिडक्शंस अवेलेबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अंडर चैप्टर 6। ये अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट की, यूनिट 4 की। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द असेसमेंट ऑफ ए फर्म। फर्म का आकलन क्या होता है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक साझेदारी फर्म की कुल आय कितनी है और उसकी कर देयता की क्या है, उसकी कर देयता है, इसकी गणना करना क्या कहा जाता है, असेसमेंट ऑफ ए फर्म। यानी जब किसी व्यक्ति विशेष की यानी इंडिविजुअल की बात करें तो उसको असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल कहेंगे, और जब हम फर्म की टैक्सेबल इनकम की जानकारी ले और उसका कितना टैक्स बना उसकी टैक्स लायबिलिटी के लिए हम कंप्यूटेशन करें तो इसको असेसमेंट ऑफ फर्म कह देते हैं। और जब हम एचयूएफ की बात करेंगे तो असेसमेंट ऑफ एचयूएफ हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंशन एनी 2 कंडीशंस ऑफ ए फर्म टू बी असेस्ड एज ए फर्म। फर्म के तौर पे आकलन हेतु कोई 2 शर्त बताइए। देयर मस्ट बी ए वैलिड पार्टनरशिप डीड, यानी एक वैध साझेदारी अनुबंध होना जरूरी है। फर्म को रिटर्न के साथ अनुबंध की प्रमाणित प्रति जमा करवानी चाहिए। द फर्म शुड सबमिट ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डीड विद द रिटर्न, यानी कि ये वो 2 कंडीशन है जो उसको फर्म के तौर पे उसका असेसमेंट करवाने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी एचयूएफ।
हिंदू अविभाजित परिवार क्या होता है? HUF is a separate taxable entity consisting of persons descended from a common ancestor इंक्लूडिंग सन्स देयर वाइव्स एंड अनमेरिड डॉटर्स। यानी हिंदू अविभाजित परिवार एक पृथक कर योग्य इकाई है जिसमें एक समान पूर्वज से उत्पन्न व्यक्ति, उनकी पुत्र उनके पुत्र पुत्र वधुएं और अविवाहित पुत्रियां शामिल होती है। यानी यहाँ पर कोई व्यक्ति है, पूर्वज है, इससे जितने भी जो लड़के पैदा हुए, उन लड़के की जो वाइफ है वो, प्लस इन लड़कों के जो बेटे हैं वो, प्लस इनकी जो अनमेरिड पुत्रियां है वो। यानी पुत्रियां इसमें अनमेरिड ही होगी, और पुत्र और उनकी वाइफ दोनों प्लस इसके बेटे, यानी कि एक ही समान पूर्वज से जो बच्चे आगे पैदा होते हैं या एक जो बच्चे पैदा हुए हैं, उन सबको हम सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी के तौर पे क्या बोलते हैं, HUF में काउंट करते हैं। अगला है वो इज द कर्ता इन ए HUF, यानी कि जो HUF है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसका कर्ता कौन है, यानी मुखिया उसमें कौन आता है। कर्ता इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द HUF वो मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द फैमिली एंड रिप्रेजेंट्स इन इट इन लीगल एंड टैक्स मैटर्स। यानी कि कर्ता HUF का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होता है जो परिवार के कार्यों का संचालन करता है और कानूनी व कर मामलों में उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यानी जो HUF है, तो कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो उसमें एल्डेस्ट है जनरली, और वह जो लीगल मैटर्स है, जितने भी टैक्स अफेयर्स है, टैक्स मैटर्स है, उन सब में इस HUF को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो। इसको हम उस परिवार का क्या बोलते हैं, कर्ता कहा करते हैं या कर्ता कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट छोटे क्वेश्चंस के तौर पे है आपके लिए। व्हाट इज एडवांस टैक्स? अग्रिम कर क्या है? एडवांस टैक्स इज द इनकम टैक्स पेड इन इंस्टॉलमेंट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। अग्रिम कर वह आयकर होता है जो मूल्यांकन वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष में किस्तों में अदा कर दिया जाता है। यानी टैक्स से पहले ही उसका क्या करना, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देना, एडवांस में पेमेंट कर देना, तो उसको हम एडवांस टैक्स पेमेंट कहते हैं। वो इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स? अग्रिम कर देने के लिए कौन उत्तरदायी है? एनी पर्सन whose टोटल टैक्स लाइबिलिटी एक्सिस्ट 10,000 इन ए ईयर इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। कोई भी व्यक्ति जिसकी वार्षिक कर देयता 10,000 से ज्यादा है, उसे अग्रिम कर देना क्या होता है, अनिवार्य होता है। व्हाट इज TDS? TDS क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TDS स्टैंड्स फॉर द टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स। यानी TDS का मतलब है स्रोत पर ही कर कटौती होना। इट इज द टैक्स डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ इनकम पेमेंट लाइक सैलरी, इंटरेस्ट एटसेट्रा। यह वेतन, ब्याज आदि जैसे आय भुगतान के समय काटा गया होता है। यानी कहने का मतलब आपकी 2,000 की इनकम हुई और आपके खाते में मान लेते हैं 1950 आए, तो जो 50 रुपए है वो किसका कट गया, TDS का कट गया। तो जब आप ITR फिल करोगे, यानी इनकम टैक्स रिटर्न जब आप लगाओगे, तो यदि आप जो भी आपका टैक्स बनता है उस असेसमेंट ईयर का, जितना भी टैक्स बनता है उसमें से ये सारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, यानी उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मान लो आपका नील टैक्स बना, तो आपको ये सारा टैक्स यानी जो TDS आपका कटा था ये आपको रिटर्न हो जाएगा। और यदि आपका जैसे 70 रुपए का टैक्स बना, तो 50 ऑलरेडी आप पे कर चुके हो, सिर्फ कितने 20 रुपए आपको और पे करने हैं। तो यानी जहाँ पे आपकी इनकम का जनरेट हुआ, यानी जहाँ पे आपकी इनकम का सोर्स है, उस सोर्स पे ही आपका क्या कट गया, टैक्स डिडक्ट हो गया, उसको हम बोलते हैं TDS। क्या बोलते हैं, TDS। मेंशन एनी टू इनकम्स ऑन विच TDS इज एप्लीकेबल। कोई दो ऐसी आय बताइए जिन पर TDS लागू होता है। तो एक तो हो गई सैलरी इनकम, और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, यानी बैंक जमा पर जो ब्याज मिलता है उस पर भी TDS लगता है। व्हाट इज ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न? रिटर्न का ई फाइलिंग क्या होता है? ई फाइलिंग मीन्स फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यानी ई फाइलिंग का अर्थ हुआ आयकर रिटर्न को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करना। और आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है, www.incometax.gov.in। ये एक इम्पोर्टेंट है, आपसे हो सकता है ITR के लिए ये टैक्स, ये जो साइट है ये भी आपसे पूछी जा सकती है। और इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। 2019 का क्वेश्चन है। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत हिंदू अविभाजित परिवार के कर निर्धारण के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट यानी सर्वोत्तम कर निर्धारण क्या है, यानी इस पे आपको नोट लिखना है, सारे 5-5 मार्क्स के हैं। सेल्फ असेसमेंट यानी स्वयं कर निर्धारण, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर, और ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। इन सब पर 5-5 मार्क्स की आपसे टिप्पणी या नोट्स भी लिखवाया जा सकता है। 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, यानी उद्गम स्थान पर कर की कटौती से आप क्या समझते हो, ये पूछ रहा है आपसे। टीडीएस से आप क्या समझते हो। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अबाउट इट, और इस संबंध में आयकर अधिनियम की क्या प्रावधान है, स्पष्ट कीजिए। 2024 का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम के अंतर्गत साझेदारी फर्म के आकलन की प्रक्रिया को समझाइए। आपसे एचयूएफ का भी पूछा जा सकता है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे एचयूएफ के साथ भी पूछा जा सकता है। तो ये इसके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। एक है एक्सप्लेन द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न की ई फाइलिंग की चरणबद्ध प्रक्रिया को समझाइए। हालांकि देखो, आज आप मॉडर्न जमाने में हो, सारा कुछ डिजिटल है, और आपके सिलेबस में भी आईटीआर है यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है। तो यदि आपसे ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जिससे आपको उस वेबसाइट पे कैसे जाना है, कैसे रजिस्टर करना है और किस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फिल करना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करें न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, तो सर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो एक भी नहीं बताया। मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देता, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बड़े-बड़े आते हैं इनकम टैक्स के, पेपर के एक पेज पे आते ही नहीं है, कम से कम डेढ़-डेढ़ 2-2 पेज लगते हैं। तो यहाँ पे अपनी स्लाइड में पूरा आ नहीं रहा था, तो मैं आपको बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि कौन-कौन से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहिए। फर्स्ट यूनिट जो सैलरी वाली है, उसमें आपको इनकम फ्रॉम सैलरी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार करना ही चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फिर है प्रिपेयर ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी, और एक क्वेश्चन आपको हाउस प्रॉपर्टी का प्रिपेयर करना चाहिए। ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑलमोस्ट हर साल आते हैं, 100% पॉसिबिलिटी इस बार भी है। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ दो से तैयार करना ही चाहिए। प्रिपेयर ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का भी तैयार कर सकते हो। कैपिटल गेन का भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। और एक आपको टैक्सेबल इनकम एज पार्टनर, यानी जो पार्टनरशिप है उसकी टैक्सेबल इनकम क्या है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ। एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल तौर पे यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार करना है। और साथ ही में एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, आपको हर एक चैप्टर की आपको थ्योरी तैयार करनी है, क्योंकि इनकम टैक्स में हर यूनिट में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आपको थ्योरी का देखने को मिल जाता है। उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बड़े-बड़े होते हैं। तो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर कोशिश करता है कि हर यूनिट में एक थ्योरी का क्वेश्चन ज़रूर साथ में देता है। तो आपको एज़ यूजुअल आपको थ्योरी भी पढ़नी है और आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हो। और मेरा वही कहना है आपको, 4 यूनिट का सिलेबस है, कोई भी 2 यूनिट को बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लो। 2 यूनिट भी आपको एग्ज़ाम में 70% अटेम्प्टिंग दिलवा सकती है। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद, और जुड़े रहिए अपने करियर एजुनिस्ट के साथ। जल्द ही हम आपको बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्लास अपलोड कर देंगे, आप चैनल पे विज़िट करते रहिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हो। और यहाँ आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, और अपने साथ वाले दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर करें। हमारी कोशिश है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओ। धन्यवाद।